इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारा पहला मेथड है इनकम मेथड। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि इनकम मेथड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट हो क्या था, एनडीपी एडएफ। बस ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड लेबर, आप बस इन सबकी इनकम का ऐड करना, ठीक है। इनकम मेथड में हमें क्या करना होता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबकी इनकम को ऐड कर देना होता है। हम सबको पता है लैंड पे क्या मिलता है हमें, रेंट। लेबर कैपिटल में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। एंड लेबर को क्या मिलता है, वेजेस को यहां पर बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें समझ आ गया, एक बड़ा वर्ड है कॉम्पनसेशन, अभी बताऊंगा। कॉम्पनसेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो इनकम मेथड में कुछ नहीं करना, चारों फैक्टर्स की इनकम ऐड करते हैं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये कर दो, आगे नेशनल इनकम कर लोगे, इजी भाई। लेकिन ये 12th क्लास है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या इतना इजी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, हमें ऐड तो ये करना है, पर क्या होता है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे रेंट। समटाइम लिखो, सबसे पहले हम रेंट ऐड करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें रेंट नहीं गिवन होता। रेंट क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है इम्प्यूटेड रेंट और एक होता है बेटा पेड रेंट। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमारे में रेंट गिवन नहीं है तो इम्प्यूटेड रेंट प्लस पेड रेंट ऐड करना होगा। अभी इम्प्यूटेड रेंट क्या है, हम लोग खुद की लैंड पे रहते हैं ना, हम किसी को रेंट दे रहे हैं, पर देश की गवर्नमेंट का मानना यह है कि आप हमारी कंट्री के सबसे मेन रिसोर्स लैंड का यूज कर रहे हो और सरकार उसका रेंट मानकर, जस्ट एज्यूम कर नेशनल इनकम ऐड कर देती है, उस रेंट को बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ा था, याद है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो जो हम एक्चुअल में रेंट देते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो खुद के रेंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, जैसे आप समझ लो हम हाउस टैक्स देते हैं। हाउस टैक्स क्यों देते हैं, हम तो खुद के घर पे रहते हैं, फिर भी हम हाउस टैक्स क्यों देते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि आप गवर्नमेंट का कंट्री के बिल्कुल मेन रिसोर्स लैंड का यूज कर रहे हो, तो सरकार इस वजह से आपसे टैक्स देती है और इसी के अकॉर्डिंग सरकार क्या करती है, उस रेंट को ऐड करती है, इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। और पेड रेंट होता है जो एक्चुअल में पे किया जाता है, ठीक है। तो अगर रेंट नहीं दिया हो तो इम्प्यूटेड रेंट प्लस पेड रेंट। बट एक वर्ड ऐसा होता है, ये दोनों तो कब ऐड होंगे, सिर्फ रेंट नहीं की बना होगा, बट एक वर्ड ऐसा होता है जो रेंट के साथ हमेशा ऐड होगा, कंपलसरी ऐड होगा, वो होता है रॉयल्टी। किसी को रॉयल्टी के बारे में पता है सर? रॉयल्टी ना, गवर्नमेंट चार्ज नहीं रॉयल्टीज। किसी के नाम को यूज करने को रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे यूनिक ट्यूटोरियल है, मैंने बोला सर आप त्रिलोकपुरी में ब्रांच ला लो, यूनिक ट्यूटोरियल को बहुत जानते हैं, वहां पर बच्चे बहुत आते। अली सर ने बोला कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मैं डाल देता हूँ और नाम डालूंगा यूनिक ट्यूटोरियल, और आपका इस नाम का यूज करने के लिए मैं आपको हर महीने कुछ ना कुछ एज ए रॉयल्टी पे करता हूँ, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। MS धोनी के ऊपर मूवी बनी थी ना, उस मूवी में MS धोनी का नाम यूज किया गया था, 50 करोड़ रुपए लेते हैं MS धोनी ने रॉयल्टी। मैरी कॉम के ऊपर मूवी बनी थी ना, 25 लाख रुपए देते, मैरी कॉम ने वो भी डोनेट कर देते। भाग मिल्खा सिंह भाग के ऊपर मूवी बनी थी ना, 1 रुपया। हाँ, उसमें क्या? तो अगर आप किसी के नाम का यूज कर रहे हो बड़ी ब्रांड से, वो ब्रांड बन गया ना भाग मिल्खा सिंह भाग वाले, तो किसी के नाम को यूज करने को तो हमें पे करना होता है, क्या बोलते हैं रॉयल्टी। तो रेंट के साथ कंपलसरी है। इंटरेस्ट हमेशा सिंपल होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट। हम किसकी इनकम को ऐड कर रहे हैं, फैक्टर्स की। किसी भी फैक्टर को फैक्टर कब बोलते हैं, फैक्टर कब बोलते हैं, जब कोई इनकम जनरेट कर रहा हो। हाँ जी, जब कोई इनकम जनरेट कर रहा हो, फैक्टर कैसे बोलते हैं, फैक्टर कंजम्पशन। आप फैक्टर हो, मैं सर नहीं हूँ। किसी भी फैक्टर को फैक्टर कब बोलते हैं, जब वो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा होता है। आप प्रोडक्शन में लगे हो, आप फैक्टर नहीं हो। आपके पेरेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं वो फैक्टर है। आपका पैसा घर पे पड़ा हुआ है वो फैक्टर नहीं है।
आपने उसको बिजनेस में लगा दिया, कैपिटल फैक्टर हो गया। आपकी लैंड जिस पर आप रह रहे हो फैक्टर नहीं है, आप उसको किसी प्रोडक्शन में लगा दो, वो फैक्टर हो गया। समझ में? तो कोई भी फैक्टर जब होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोडक्शन में लगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है ना, ये फैक्टर इनकम है। कई बार बहुत सारे इंटरेस्ट हो जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कौन सा इंटरेस्ट ऐड करना है, कौन सा इंटरेस्ट ऐड नहीं करना। तो याद रखना हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप दोनों अच्छे फ्रेंड हो, इनके पास इनको कार लेनी है 6 लाख रुपए की, इसके पास 4 लाख रुपए है। इसने बोला भाई 2 लाख रुपए दे, इसने बोला भाई 2 लाख रुपए दूंगा तो मैं, बट मैं इंटरेस्ट पे दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि वो जो 2 लाख का ये इंटरेस्ट पे करेगा, क्या ये इंटरेस्ट ऐड होगा? अगर वो कार खरीदी जा रही है घूमने के लिए, सेल्फ पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वो फैक्टर नहीं होगा। जो आपने पैसा लिया वो फैक्टर नहीं होगा, तो ये वाला इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। लेकिन वो कार खरीदते हैं पर ये टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, टैक्सी के लिए, कैब के लिए, वो क्या बन जाता? कैपिटल। फिर वो इंटरेस्ट आएगा। बस समझ में आ रही है ना? तो हम कौन सा इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं? हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं जो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन करने के लिए उधार ले रहे हैं तो वाला इंटरेस्ट तो ऐड होगा, बट अगर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन विच इज टेकन फॉर कंजम्पशन, अगर हम कंजम्पशन के लिए उधार ले रहे हैं, शादी के लिए, घूमने के लिए, बाइक कार खरीदने के लिए, है ना, कोई भी पर्सनल यूज के लिए उधार लेंगे तो इंटरेस्ट ऐड। एक और बैंक इंटरेस्ट, जो हम लोग बैंक्स में पैसे जमा कराते हैं, बैंक हमारे डिपॉजिट पर क्या देता है? इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट ऐड होगा? क्यों? वो तो प्रोडक्शन में नहीं लगा ना वो पैसा। सर मे भी होगा क्योंकि बैंक की तो इनकम इससे हो रही है ना। जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो बैंक हमारे डिपॉजिट को ऐसे किसी पर्सन को उधार दे रहा है जो प्रोडक्शन कर रहा है, और बैंक हमारे वहां से इंटरेस्ट कमा के हमारा इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि हमारा पैसा इनडायरेक्टली कहां यूज हो रहा है? प्रोडक्शन में। इसलिए बैंक वाले इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए हम मान रहे हैं कि वो प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्ट, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट क्या होता है भाई? कई बार गवर्नमेंट को भी उधार चाहिए होता है, गवर्नमेंट बैंक से उधार मांगती है, बैंक से नहीं मिला, गवर्नमेंट फिर क्या करती है? पब्लिक से अपील करती है कि आप लोग उधार दो, और पब्लिक उधार देती है गवर्नमेंट को। ऐसे एनएससी होता है, जैसे डिबेंचर सुने ना आप लोगों ने, ऐसे एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उसे बोलते हैं नेशनल डेब्ट, सॉरी एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सॉरी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो पब्लिक उसे खरीदती है और गवर्नमेंट रिटर्न में क्या देती है? उनको इंटरेस्ट देती है। पर ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट ने जो पब्लिक से उधार लिया है ना, वो कंजम्पशन के लिए लिया है, प्रोडक्शन के लिए उधार नहीं लिया। तो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जो ब्याज पे कर रही होती गवर्नमेंट, उसको ऐड नहीं। मैं आपको बता दूं ये इंटरेस्ट के टाइप नहीं है, मैंने बस आपको समझाया है कि कौन सा इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, कौन सा इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा। ये इसके कोई टाइप्स नहीं है, जैसे ये टाइप्स थे, ये न्यूमेरिकल में आते हैं, ये मैंने जैसे समझाने के लिए बताया। ठीक है, जब अभी आप कॉपी करोगे ना तो उसको साइड में लिख लेना। ओके। नेक्स्ट, प्रॉफिट। कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो ऐड करेंगे। अब प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी क्या होती है, सबको पता है कंपनी बता जो शेयर इशू करके बनती है। शॉर्टकट में समझना, बहुत बड़ा एग्जांपल समझना। इसके कॉमन सील होती है। किसी के पास 1 करोड़ रुपए कंपनी स्टार्ट करनी है, एग्जांपल है छोटा सा, उसके पास 50 लाख रुपए है। अब वो 50 लाख रुपए बाकी कहां से लाए? तो उसके पास एक तरीका है कि 50 लाख रुपए बैंक से उधार ले ले, बट अगर वो बैंक से उधार लेगा तो जिंदगी भर इंटरेस्ट पे करके वो मर जाएगा, है ना। और वो प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, बैंक को तो अपने इंटरेस्ट से मतलब है। उसके बाद दूसरा तरीका है, वो कुछ समझदार लोगों को बुलाए, उन्हें बोले कि भाई देख मैं इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा ये विजन है, ये आइडिया, और मैं यहाँ पर प्रोडक्शन करूंगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो आप लोगों को मेरा आइडिया पसंद आया, किसी ने 5 लाख के शेयर खरीद लिए, किसी ने 10 लाख के शेयर खरीद लिए, और आपका वो पैसा मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैंने शेयर मतलब था हिस्सा, जैसे इन्होंने मेरी कंपनी के 5 लाख के शेयर खरीदे, तो इनका मेरी कंपनी 5 लाख का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी 1 करोड़ से। मेरी कंपनी ने पहले साल में ना मान लेते हैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट कमाते ही सबसे पहले हमारे पास एक बंदा आएगा भागते हुए, बताओ कौन?
गवर्नमेंट कि भाई प्रॉफिट कमाए कुछ हमें भी दे दो, तो हम क्या करेंगे, सरकार को पे करेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। मान लेते हैं 20,000 टैक्स पे करते हैं, कितना बचा 30,000, सॉरी 18,000। फिर गवर्नमेंट का दूसरा रूल है कि आपको प्रॉफिट का कुछ पार्ट बचा के रखना पड़ेगा हमेशा आपके लिए एज ए रिजर्व। आप अकाउंट्स में पढ़ते हो उसे जनरल रिजर्व बोलते हैं, वो हमेशा मेंटेन किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि इस साल प्रॉफिट हुआ, अगले साल लॉस हो गया, तो इसलिए आपको कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा के रखना है। अकाउंट्स में बोलते हैं जनरल रिजर्व, हमारे यहाँ पर अकाउंट्स बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हमने डिवाइड नहीं किया, मतलब बांटा नहीं है। रिजर्व पहले 30,000 रुपए, बच्चा 50,000। अब तुम लोग आओगे भाई हमें भी तो कुछ पे करो यार, हमने भी तो शेयर्स खरीदे हैं, हमने भी तो इसका खरीदा है, बाकी इसमें 50,000 को हम अपने प्रोपोर्शन में बांट लेंगे, उसको बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड होता है लाभ का हिस्सा। अब किसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमें प्रॉफिट नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस ये इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट अगर नहीं गिवन होगा तो क्या होगा बेटा, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर नहीं गिवन होगा तो डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कर लोगे। यस सर। नेक्स्ट आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पर वेजेस वर्ड यूज नहीं करा क्योंकि आपको वेजेस के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है, इसलिए एक बड़ा वर्ड रहता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सपोज करो आपने 12th पास करी, ग्रेजुएशन हो गया, आपके एमबीए हो गए, आप जॉब के लिए गए, आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 राउंड पास करके आपने जॉब ली। अब जॉब में आपसे पूछ रहा है कि भाई सैलरी हम आपको देंगे 60,000 पर, आपको 60,000 यार, लेकिन हम 60,000 रुपए को कैश नहीं देंगे, उस 60,000 में हम 5,000 रुपए के रेंट के बराबर आपको घर देंगे, आप उस फ्लैट में रहना आपसे, ठीक है। बाकी जो बचे 55,000 उसमें हम जो 5,000 रुपए आपको दे रहे हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आपके कॉलिंग का खर्चा, आपके बच्चों के मेडिकल का खर्चा, वो हम दे रहे हैं 5,000 रुपए। कितने बचे 50,000, ठीक है। गवर्नमेंट वो फिर बोलेंगे कि हम आपके लिए 10,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में रखेंगे फ्यूचर के लिए, अगर आपको रिटायरमेंट तक जाते हो आप तो हम आपको वो रिटर्न कर देंगे। हम केवल और केवल आपको कितनी सैलरी देंगे, केवल 40,000 देंगे, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सैलरी के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है, उसको मिला के क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या क्या मिलता है भाई, एक तो मिलती है वेजेस एंड सैलरी, दैट मींस सैलरी इन कैश जो आपको मिलती है। एक होता है सैलरी इन काइंड, सैलरी इन काइंड में मिलता है घर, मेडिकल का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फोन का खर्चा, बिना इंटरेस्ट के लोन दे देना, ठीक है, बीच में खाना मिलता है ना, सब्सिडाइज खाना मिलना, वो सब किस में आता है, सैलरी इन काइंड में आता है। बीच बीच में बोनस भी मिलता रहता है, वो भी सैलरी का पार्ट है। फिर जो प्रोविडेंट फंड है उसे नॉर्मल तो प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पर बोलेंगे कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। जो आपका एम्प्लॉयर ने क्या करा, आपके लिए सिक्योरिटी को बचाया, आपने पूरी जिंदगी काम किया ऑनेस्टी से और आप रिटायर हो गए, तब आपको क्या मिलेगा, रिटायरमेंट पेंशन। वो आपने जिंदगी भर कमाया, कोई आपको भीख नहीं दे रहा, वो आपकी फैक्टर इनकम है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होगा तो सैलरी इन कैश, काइंड, बोनस, कंट्रीब्यूशन एंड पेंशन, इन पांचों को ऐड करेंगे। बट कुछ वर्ड ऐसे भी है जो इनसे मिलते जुलते हैं, जिनसे आपको बचना है। किससे बचना है देखो, अब क्या हुआ, ये जो सैलरी कैश है, ये अपने घर पे 40,000 रुपए सैलरी कैश ले गया, और उसे पता नहीं क्या हुआ, इसने दोबारा से LIC करवा ली। जब मालिक ऑलरेडी आपके फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ रहा है तो भी आपने LIC को कराई। अब क्वेश्चन अराइज हो गया, क्या वो LIC को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं भाई हम कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉय। तो क्योंकि हम आपकी सैलरी को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, आपने उस सैलरी में से कंट्रीब्यूशन कराया तो नहीं होगा, तो उसको हम अलग से ऐड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, सब कुछ सेम है, कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर और ई, बस आर और ई का फर्क है बस।
आर वाला ऐड करेंगे, ई वाला ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। एक और चीज, ओल्ड एज पेंशन, हम कौन सी इनकम ऐड कर रहे हैं भाई? फैक्टर इनकम। सरकार जो 60 प्लस ओल्ड लोग होते हैं, सरकार उनको फ्री में पेंशन देती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम का होता है सर्कुलर फ्लो में, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। तो क्यों हम फैक्टर इनकम ऐड कर रहे हैं तो ओल्ड एज पेंशन को ऐड नहीं करेंगे। देखो जानबूझ के कंफ्यूज करेगा, रिटायरमेंट पेंशन की जगह जानबूझ के क्या देगा? ओल्ड एज पेंशन। और किसी भी तरह का डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, हम कहां से पे करते हैं? वो सैलरी से। अब क्योंकि हम सैलरी को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया पैसा, ठीक है। देखो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस एक और चीज भी भाई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पे जनरल स्टोर खोल के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये खुद को ही तो रेंट दे रहे हैं, खुद ही का पैसा लगा रखा है, खुद ही को इंटरेस्ट दे रहे हैं, खुद ही जॉब कर रहे हैं उसके अंदर, मतलब खुद ही दुकान पे बैठे हुए हैं, खुद ही को सैलरी दे रहे हैं, है ना, खुद ही को प्रॉफिट दे रहे हैं। उस तरह की इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स हो गया ना सब? यस सर। मिक्स्ड इनकम ऑफ किसकी? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इतना सब ऐड करके मतलब रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम, इन सबको ऐड करके भी क्या है? एनडीपीएडएफसी, नेशनल इनकम अभी भी नहीं आया। पहले छापो प्लीज, रोकियो इसको, पहले छापो प्लीज, बहुत बड़ी वीडियो होती है। बहुत स्मार्ट है ना, बंद है वो, सीधा बंद हो जाएगी। देखो सबसे पहले हम रेंट फाइंड करेंगे, रेंट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो इम्प्यूटेड रेंट प्लस पेड रेंट करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में रेंट भी मिल गया और ये भी गिवन है, तब क्या करेंगे आप? इग्नोर, इनको क्या करेंगे? इग्नोर, क्योंकि मैं मेन हेडिंग होगी। रॉयल्टी कंपल्सरी ऐड होगा, इंटरेस्ट 99% केसेस में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन। प्रॉफिट फाइंड करेंगे, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो 1 2 3 तीनों का ऐड करेंगे, और जरूरी भी नहीं तीनों, हो सकता है 2 तो दोनों का ऐड करेंगे। अच्छा हाँ नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है और ये भी गिवन है, क्या करेंगे? इग्नोर। मेरे में क्या चाहिए? प्रॉफिट। फिर उन्हें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये मिल गया तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर 5 को ऐड करना, और जरूरी नहीं 5 गिवन हो सकता है 3 वैल्यू, हो सकता है 2 वैल्यू, उनको ऐड करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर ये भी दे दिया, क्या करेंगे? इग्नोर प्लस मिक्सिंग। इतना सब कुछ करके क्या है? एनडीपीएडएफसी। एनडीपीएडएफसी क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया था आपको बेसिक में कि एनडीपीएडएफसी मतलब होता है फैक्टर इनकम। ध्यान से देखो, हमने क्या करा है? फैक्टर्स की इनकम को ऐड करा है, इसलिए एनडीपीएडएफसी आया। देखो एनडीपीएडएफसी इज इक्वल टू, एक वर्ड होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें मिल गया भाई साहब, हमारे मजे कर देंगे, पता क्यों? इसके अंदर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट पहले से जुड़ा रहता है, सस्ते में ना। सर रॉयल्टी भी गिवन रहते हैं क्या? हाँ देखो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा, बचा कौन? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड मिक्स। कितना छोटा फॉर्म यही है, सही है। और टारगेट क्या चल रहा है हमारा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएससी। इतनी मेहनत से हमारे पास क्या है? एनडीपीएससी। एन से एन क्लियर है, डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए, प्लस नेफा। नेफा होता है फीफा माइनस फीटा, बाकी क्लियर। ये है नेशनल इनकम। छापो प्लीज, थोड़ा 3D इफेक्ट दे। इसके लिए दिन से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। छापो छापो।